गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 6 चैप्टर क्या है आपका? इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं? जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपने प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाता है। ठीक उसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनीज भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट या लॉस यानी रिजल्ट पता लगाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स तैयार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो देखिए मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर टू द स्टेटमेंट that show the financial position and results of business activities at the end of the accounting period। एक बार फिर से सुन लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू द स्टेटमेंट दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कि अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और उसके रिजल्ट पता लगाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो स्टेटमेंट क्या होते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 240 द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं? उसमें हम शामिल करते हैं बच्चे नंबर 1 बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक तो हम क्या शामिल करते हैं? बैलेंस शीट। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट टू अकाउंट। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बनता है बेटा नोट टू अकाउंट। हम इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नोट टू अकाउंट। क्या वर्ड यूज़ करेंगे दोनों के लिए? नोट टू अकाउंट। इस तरीके से 4 चीज़ें आपके मेन हो जाती है। एक तो बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और फिर एक नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट क्या होता है बेटा? आपने बैलेंस शीट और पी&एल में जो भी चीज़ें लिखी है उनको एक्सप्लेन करने के लिए इनके बैलेंस शीट के नीचे और पी&एल के नीचे जो वर्किंग नोट एक तरीके से तैयार करते हैं उसे कहते हैं नोट टू अकाउंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्या होता है बेटा? इसको आप सिर्फ नाम ध्यान रखिए, इस बार आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। शायद फाइनेंशियल ईयर तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 31 मार्च तक के लिए होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब आता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद अपना नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नंबर 1 इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इससे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बिकॉज दे आर रिलेटेड विद पास्ट पीरियड। ध्यान रखना, पूरा साल ख़त्म होने के बाद उसकी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देते हैं, इस कारण आप इसे क्या कह सकते हो? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। और थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कि ये एक बिजनेस की
फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस को बताता है। और लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक अवेलेबल डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी अगर आपसे कहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, तो आपको ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू दी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इट इज प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक अवेलेबल डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के ऑब्जेक्टिव है, नंबर 1 टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज, या आप कंपनी भी लिख सकते हो। नंबर 2 टू प्रेजेंट necessary information related to the profitability of the business enterprises, to provide essential and sufficient information to different groups या different users like debtor, creditor, government, etc. फिर टू प्रेजेंट बेस फॉर फ्यूचर डिसीजन। ध्यान रखना बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के लिए या प्रॉफिट और लॉस का हम जब तक पता नहीं लगाएंगे फ्यूचर डिसीजन नहीं ले सकते। इस कारण ये फ्यूचर डिसीजन के लिए क्या देता है, हमें बेस देता है। और टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और ये बिजनेस की सही और सटीक इंफॉर्मेशन हमें क्या करता है, अवेलेबल कराता है। इस तरीके से आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बेस फॉर फ्यूचर डिसीजन, और टू गिव ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद है बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। बेटा ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, ये ध्यान रखना आपसे स्पेशली पूछा जाता है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाइए। और ध्यान रखना ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट होती है इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, हम इस फॉर्मेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इस कारण आपको ये फॉर्मेट बहुत ही प्रॉपर वे में बिल्कुल लाइन से याद होना चाहिए एज इट इज़। इसमें आपको अपनी तरफ से कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो बेटा, एज इट इज़ आपको ये फॉर्मेट क्या करना होगा, याद करना होगा। तो फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट या फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट क्या होता है बेटा, इससे रिलेटेड जो भी वर्किंग नोट बनाते हैं वो वर्किंग नोट नंबर, फिगर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर यानी इस साल की क्या फिगर, और प्रीवियस ईयर की फिगर्स। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का केवल कॉलम बना के छोड़ देंगे, जब तक हमारे पास प्रीवियस ईयर की कोई एंट्रीज होगी नहीं हम इसमें एंट्रीज नहीं करेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ कंपनी। ध्यान रखना बैलेंस शीट के ऊपर आएगा ये सब। सबसे पहला पॉइंट आता है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। ध्यान रखना इसी फॉर्म में याद करना है, मैं बार बार कह रही हूँ बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में भी फर्स्ट पॉइंट होता है शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर होल्डर्स फंड का भी फर्स्ट पॉइंट होता है शेयर कैपिटल। अब ढंग से सुनिए, इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, सारी कैपिटल एक साथ यहाँ लिखी जाएगी। जैसे मान लो 3 लाख रुपए की इक्विटी है, 2 लाख की प्रेफरेंस है, तो कुल मिला के 5 लाख है, तो हम शेयर कैपिटल के आगे कितने लिखेंगे, 5 लाख, 5 लाख। लेकिन ये इक्विटी और प्रेफरेंस को जोड़ने का जो काम है वो हम कहाँ करेंगे, नोट टू अकाउंट में। यानी इससे रिलेटेड ऐड लेस जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो सब वर्किंग नोट में होगा, जिसे कहते हैं नोट टू अकाउंट। तो शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, शेयर कैपिटल। नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आते हैं, बिजनेस में जितने भी रिजर्व हैं, आपको एक बार और इनको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप इनके बारे में ढंग से समझ लें। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होते हैं, जनरल रिजर्व हो गया, पी एंड एल हो गया, कोई कंटेंजेंसी रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गए, ये जितने भी रिजर्व्स वगैरह है वो सब हमारे किस में आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। और इन सारे रिजर्व्स को ऐड करके एक जगह यहाँ लिखा जाता है, और ऐड करने का काम कहाँ करेंगे हम, नोट टू अकाउंट में। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में पी एंड एल भी दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व भी दिया हुआ है,
सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी दिया हुआ है, सिंकिंग फंड भी दिया हुआ है। तो इन सबको आप एक जगह नोट टू अकाउंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद नेट अमाउंट यहाँ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये क्या होता है, ये ढंग से समझना। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है कि जब भी एक पब्लिक कंपनी जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज करती है जिस पर एक सर्टेन टाइम के बाद उस बंदे को कंपनी के शेयर्स खरीदने का क्या होता है, राइट होता है, और उसके लिए अगर कोई पैसा एडवांस में आया हुआ होता है तो इसे हम कहाँ लिखते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। एक बार फिर से सुनिए, कई बार कंपनी एडवांस में पैसा ले लेती है शेयर इशू करने से पहले, और उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है जिससे कि वह बंदा इन फ्यूचर कभी भी वो शेयर क्या कर लेता है, परचेज कर सकता है। यानी आप उसे शेयर कैपिटल तो मान नहीं सकते क्योंकि अभी तक उन्हें शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। और नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, इशू करने के बाद कंपनी को पैसा भी मिल गया, कंपनी को क्या मिल गया, पैसा भी मिल गया, लेकिन अलॉटमेंट नहीं किए। उससे पहले ही हमने क्या बना ली, बैलेंस शीट बना ली। यानी अलॉटमेंट की डेट से पहले आपने क्या बना ली, बैलेंस शीट बना ली। तो उस पैसे को हम किस में लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी। मैं फिर कह रही हूँ फॉर्मेट एज इट इज़ होगा, इसमें हम कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं कर सकते। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब होता है लंबे समय के लिए, यानी 12 महीने से ज़्यादा के समय के लिए कंपनी कोई भी लोन लेती है। इनमें चाहे डिबेंचर हो गए, चाहे आपके बैंक लोन हो गए, कोई भी पैसा जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए उधार लिया हुआ है तो वो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। जैसे मान लो बैंक से लोन भी ले रखा है आपने, आपने डिबेंचर भी इशू कर रखे हैं, तो वो सब इसमें आएंगे, लेकिन जोड़ने का काम कहाँ करेंगे हम, नोट टू अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, अब ढंग से सुनना बेटा। दो तरीके की टैक्स होती है, एक तो होती है आयकर और एक कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम होती है, और एक अकाउंटिंग इनकम होती है। इन दोनों के बीच में हम के बिहाफ पे अपन क्या बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो अगर टैक्स की इनकम टैक्सेबल जो अमाउंट है वो हमारी टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग क्या है, ज़्यादा बन रही है, तो वो डिफरेंस हम किस में लिखते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक बार फिर से सुनिए, आपने प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया, प्रोविज़न फॉर टैक्स मान लीजिए आपने 40,000 बनाया, लेकिन एक्चुअल में आपकी टैक्स लायबिलिटी 50 आई, तो जो वो 10,000 का डिफरेंस है वो किस में आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। ठीक है, इसी से विपरीत उल्टा हो जाए कि आपका प्रोविज़न तो क्या है, कम है, और आपकी एक्चुअल प्रोविज़न तो ज़्यादा है और आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या आती है, कम आती है, तो वो हो जाएगी आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, उसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है बेटा, इसमें इन लायबिलिटीज़ के अलावा और कोई लायबिलिटी है तो वो किस में आएगी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न बेटा 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए अगर आपने कोई प्रोविज़न बना रखा है, देखिए प्रोविज़न ऑन डेटर्स हो गए, ये तो सब हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होते हैं, लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कोई लंबे समय का प्रोविज़न बना लिया तो वो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। फिर आता है करंट लायबिलिटीज़।
करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बेटा 12 महीने से कम टाइम के लिए अगर हमने कोई उधार ले रखे हैं तो वो किस में आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। क्या है, ट्रेड पेबल। ध्यान रखना ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी, क्या कह रही हूँ मैं, क्रेडिटर्स और बीपी इसमें आएंगे ट्रेड पेबल में। लेकिन 12 महीने से कम वाले, 12 महीने से ज़्यादा के क्रेडिटर और बीपी है तो वो इसमें आएंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। क्लियर। और फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपके प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब हमारे किस में आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। किस में आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। उसके बाद आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का क्या आ जाएगा, टोटल। इस तरीके से बेटा आपकी एक साइड की बनी लायबिलिटी साइड। फिर आती है एसेट साइड। एसेट साइड यानी सेकंड पॉइंट एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट पॉइंट आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का भी फर्स्ट पॉइंट होगा फिक्स एसेट्स। बेटा फिक्स्ड एसेट्स में भी फर्स्ट पॉइंट आएगा टेंजिबल एसेट्स। बेटा टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, वो एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होगी, टेंजिबल। जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, व्हीकल है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, एसेट्रा। इन अब जैसे मान लो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सबको आप एक साथ यहाँ जोड़ के लिखेंगे और इन सबको ऐड करने का काम नीचे वर्किंग नोट में करेंगे, नोट टू अकाउंट में। किस में करेंगे, नोट टू अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में वो एसेट जो आपको दिखाई नहीं देती, जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब इसमें आ जाएंगे। सबको ऐड करके एक जगह लिखेंगे। ऐड करने का काम कहाँ करेंगे, नोट टू अकाउंट में। नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ढंग से सुनना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। एक कंपनी फिक्स एसेट्स बना रही है, फिक्स एसेट्स बनी रही है, अभी तक आपने उसको काम में लेना शुरू नहीं किया है। ढंग से सुनना, आप एक बिल्डिंग है और आप उसे काम में ले रहे हो, जब तो टेंजिबल में लिख दोगे। लेकिन आपकी बिल्डिंग अभी अंडर प्रोसेस ही है, या आपने बना तो ली लेकिन अभी वो बिजनेस के काम में नहीं आ रही है, अभी उसका इनॉग्रेशन बाकी है, तो वो किस में आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी आपने इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अभी तक इंटेंजिबल एसेट्स के राइट्स आपको नहीं मिले। जैसे मान लो किसी कॉपीराइट के लिए आपने एप्लीकेशन तो लगा दी, पैसा तो खर्च कर दिया, लेकिन अभी तक आपको कॉपीराइट नहीं मिला, तो वो आपके आएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लंबे समय के लिए आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो किस में आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद डफर्ड टैक्स एसेट्स, अभी पहले ही बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स से अगर आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो वो किस में आती है, डफर्ड टैक्स एसेट्स में। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अगर हमने किसी को लंबे समय के लिए कोई लोन या एडवांस या उधार दे रखा है, तो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। और अदर नॉन करंट एसेट्स है ऐसी एसेट जो 12 महीने से ज़्यादा की हो, जैसे डेटर है। डेटर वैसे तो करंट होते हैं, लेकिन आपने किसी डेटर को दे रखा है कि भैया 2 साल बाद पैसे दे देना, तो 12 महीने से ज़्यादा का हो गया, तो वो किस में आएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में। उसके बाद है करंट एसेट्स। बेटा करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट, कम समय के लिए आपने कहीं पैसा लगा रखा है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ध्यान रखना ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर, क्या बोल रही हूँ मैं, डेटर और बीआर दोनों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती है बेटा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, आपसे पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स में कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो कैश इन हैंड,
कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है। इन सबको ऐड करने का काम वही नोट टू अकाउंट में, यहाँ नेट अमाउंट। ध्यान रखना, यहाँ हम कोई भी चीज़ टुकड़ों में नहीं लिखेंगे, यहाँ हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर इनका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो भी आप जोड़ रहे हो सब वर्किंग नोट में जोड़ोगे और वो वर्किंग नोट नंबर हम यहाँ नोट टू अकाउंट में क्या कर देंगे, लिख देंगे। और फिर है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अगर आपने कोई कम समय के लिए किसी को लोन या एडवांस दे रखा है तो वो आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और फिर लास्ट आपका एक पॉइंट और आता है बेटा, अदर करंट एसेट्स। क्या आता है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, अदर करंट एसेट्स। ध्यान रखना, जो कि इसमें प्रिंटेड नहीं है वो पॉइंट आप अपनी तरफ से लिखोगे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक में वो पॉइंट नहीं है बेटा, आप खुद लिखेंगे अदर करंट एसेट्स इस जगह, अदर करंट एसेट्स। तो देखिए बेटा, ये इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, वो आपको एज इट इज़ याद करना है। एक भी वर्ड आप आगे पीछे नहीं लिखेंगे। और इनके अंदर क्या क्या आता है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी आप अपनी बुक खोलें तो बुक में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखो शेयर कैपिटल में सब कुछ, उसके बाद इनके इलस्ट्रेशंस में एक एक करके आपको कराऊंगी भी बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो सारे रिजर्व्स आते हैं। कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन हो गया, रिवैल्यूएशन, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी फंड हो, वो सब किस में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। इस तरीके से इनकी डिटेल आपकी बुक में भी दी हुई है बेटा, जिससे आप एक एक करके समझ लें। आपका आज का काम पहला यही है कि आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अच्छे से याद करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। नंबर 1 बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, नंबर 2 P&L स्टेटमेंट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट और नंबर 4 नोट टू अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद आपको बताया कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो फॉर्मेट आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें बेटा। नेक्स्ट क्लास में आपको बैलेंस शीट बनाना और बैलेंस शीट से रिलेटेड नोट टू अकाउंट बनाना सिखाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप इससे रिलेटेड मुझे पूछ सकते हो।